हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए जो क्वेश्चन बैंक हमने स्टडी किया स्पेशली साइंस का, वो देखने वाले हैं। और इसका सेट नंबर 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, जिसमें 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो देखिए, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होते हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस में होता है तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं कि भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी में अगर बात करें, घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है सिद्धांत की बात करें तो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है, तृतीय नियम, इस पर कार्य करता है, जिसमें प्रतिक्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये सब हम जानते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। तो 30 दिन यानी कि 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, वाट गुने घंटा बटा 1000 आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें वाट गुने 5 लैंप है, वाट गुने यहाँ पे हो गया 5 लैंप के लिए, और घंटे की बात करें तो 6 घंटा प्रतिदिन है। तो कितना हो जाएगा, आप इसे कहेंगे कि टोटल हो जाता है हमारा 1800। ठीक है, 1800 वाट, 1800 वाट। और अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड वाला, जैसे कि 75 वाट का 4 पंखे हैं और 6 घंटे टोटल चलता है, तो 75 चौका हो गया आपका 300 और फिर 6 मतलब 1800। तो टोटल हमारे पास हो कितना जा रहा है, तो 3600 वाट। ठीक है, 3600 वाट को क्या करते हैं, घंटा से मतलब 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 यूनिट निकलता है। यूनिट ये एक दिन का हुआ, लेकिन 30 दिन की बात करें तो 30 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी टोटल 108 यूनिट हमें निकल कर आएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए, तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, यानी तापमान के साथ सीधा संबंध होता है। अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये पॉइंट गलत है, जबकि उल्टा होता है। अगर आर्द्रता बढ़ता है तो ध्वनि का वेग ज़्यादा हो जाता है, ये चीज़ गलत है। यहाँ पर हम सी को टिक कर सकते हैं। राइट, चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाएगा। यहाँ पे हम B को टिक करेंगे, B/2। चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B/2 यानी आधा हो जाएगा। चुंबक को लंबवत काटने पर चुंबकत्व आधा हो जाता है, और जबकि क्षैतिज रूप से काटने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राइट, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि घरेलू खाना पकाने वाली जो गैस होता है, जिसे हम लोग LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो कह सकते हैं मुख्य रूप से ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होता है। यहाँ पे डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लगता है नहीं लगता है, लेकिन मैंने इसको शुरू किया तो इसको ख़त्म करूँगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग देखिए, और जो लोग अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। रदरफोर्ड के अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की गई थी। तो रदरफोर्ड के अल्फ़ा प्रकीर्णन के प्रयोग से नाभिक की खोज हुई। यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, नाभिक की खोज हुई। और आराम से यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि रदरफोर्ड के अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु के नाभिक की खोज हुई। इसमें मुख्य खोज परमाणु के नाभिक की खोज हुई, साथ साथ परमाणु में धनावेश नाभिक में केंद्रित होता है और परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। ये सब कुछ बातें पता चले थे।
नेक्स्ट आता है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। विद्युत रासायनिक सेल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे पढ़ेंगे कि जिस सेल में विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है उस विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन यानी उत्प्रेरण और अकरण अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उत्पन्न होता है और विद्युत धारा बहने लगती है। इसके उदाहरण के रूप में डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, बैटरियाँ, ये सब इस तरह के उदाहरण माने जाते हैं। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होगा? जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अगर अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या होता है? तो इस स्थिति में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे, इसको अच्छे से मैंने लिख दिया कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का निर्माण होता है। अभिक्रिया का विवरण: मैग्नीशियम धातु जिसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह इलेक्ट्रॉन खोकर के Mg2+ यानी जब आयन को खोता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लगता है, ये चीज़ पता होगा आपको। क्लोरीन अधातु है जो प्रत्येक परमाणु पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ आता है और यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- आयन बनाता है। चूँकि एक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है और एक क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए 2 क्लोरीन परमाणु की आवश्यकता होती है, यानी Mg2+ के साथ संतुलन बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वह तरल जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है, H2O2, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या बन जाएगा? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जो शर्त है यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि सेटिस्फाइड करेगा। पढ़ पाएंगे कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। जलने योग्य यानी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जल सके जैसे लकड़ी, पेट्रोल आदि गैस। उपयुक्त ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन दहन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी पदार्थ को जलने के लिए एक न्यूनतम तापमान तक गर्म करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर होता है। प्रकाश संश्लेषण का दर अधिकतम होता है कहाँ पर? तो यहाँ पे कहेंगे कि लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। पढ़ पाएंगे कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है क्योंकि यह, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्लोरोफिल द्वारा अधिक अवशोषित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को लंबे समय तक बनाए रखता है। ठीक है। अगला प्रश्न कि एक पौधा जो दूसरा उगने वाले पौधा, मतलब एक पौधे पर दूसरा उगने वाला जो पौधा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एपीफाइट कहते हैं। एपीफाइट कहा जाता है। तो एक तरह से आपको अनुमान लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए। तो आगे आने वाली जो वैकेंसी है 19,800, उसके लिए आप अच्छे से साइंस प्रिपरेशन करिए। एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन क्या होते हैं? मतलब कि जो जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं उसे कहा जाता है एम्फीबियन, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? कौन सी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के होते हैं, तो सभी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको सबसे पहले जानना होगा। तो देखिए यहाँ पर मेंशन मैंने किया हुआ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है। राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो यहाँ पे हम केंद्रक झिल्ली को टिक करते हैं, राइट, यानी ऑप्शन हमारा जो कि सी हो जाता है, केंद्रक झिल्ली। सभी के बारे में पढ़ सकते हैं कि राइबोसोम होता है, लेकिन ये छोटे 7S प्रकार के होते हैं। कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह कोशिका को घेरे रखती है और पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रित करती है। सेल वॉल भी होता है। बैक्टीरिया में यह पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है।
केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें ध्यान में रखना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि अल्फा टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है। अल्फा टॉक्सिन नामक जो विष होता है वो उत्पन्न होता है किससे? तो ये फंगस से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी, फंगस से उत्पन्न होता है। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि अल्फा टॉक्सिन एक माइकोटॉक्सिन है जिसे एस्परजिल्स जाति के फफूंद द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ध्वनि का जो वेग है वो तापमान के समानुपाती होता है। अगर तापमान को बढ़ाएगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, अगर घटेगा तो घट जाएगा। तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग जो कि घटता है। यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल सही आंसर बनकर आएगा। ठीक है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग को मैक संख्या कहा जाता है। मैक संख्या, ऑप्शन डी। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, 78%। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। कल वीडियो मैंने क्वेश्चंस पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना % है। नेक्स्ट, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -40 डिग्री जो सेल्सियस है, -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जो कि इक्वल होगा। ऑप्शन सी। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश दोनों यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो सी करेक्ट होगा, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर जो है ये आपका विद्युत आवेश का मात्रक है। यहाँ पे डी, विद्युत आवेश की मात्रा का ऑप्शन डी होगा। थर्मोस्टेट पाया जाता है। थर्मोस्टेट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये थर्मोस्टेट होगा। थर्मोस्टेट क्या है? तो देखिए, थर्मोस्टेट एक प्रकार का उपकरण होता है जिसमें किसी संकाय का जो ताप है, साप नहीं ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है थर्मोस्टेट। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से गेस कर सकते हो करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो इसका सही आंसर है, इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। मतलब E = mc², इन्होंने, मतलब राइट आंसर नहीं गेस कर रहा हूँ, तो इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।